जय हिंद, नमस्कार। मैं आपके साथ के बिट्टू सर स्वागत करते हैं आपका आपके ही यूट्यूब चैनल एग्जाम आइडिया पूर्णिया में। तो आज की क्लास जो हम लोगों की है 9वीं वाले के लिए है दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि 10वीं क्लास में भी अगर आप हैं तो बिल्कुल इस चैप्टर को देख लीजिए, थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी और 5-10 मिनट जब देख लीजिएगा तो फिर तीसरा चैप्टर 10th का बनाने में आपको बहुत ही ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि 9th में है दो चर वाला रैखिक समीकरण और 10th में जाके ये चैप्टर हो जाती है दो चर वाला रैखिक समीकरण का जोड़ा। ठीक है, का युग्म बोलिए या जोड़ा। तो जब तक हम अकेला को नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम अकेला नहीं पढ़ेंगे, बढ़िया से नहीं जानेंगे तो जोड़ा का बना पाएंगे। आप ही समझ लीजिए भैया कि जब आप जूता चप्पल खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले एगो टांग में जो अपना देखते हैं अरे फिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एगो में जब आपका फिट आ जाएगा तो इसका मतलब सब में फिट आ गया। तो इसीलिए हम लोगों को दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ना होगा। तो इसको समझिए दो क्या होता है। तो दो बोले तो दो, 1 2 3 यानी दो ठो होना चाहिए। हाँ, क्या होना चाहिए दो गो? आम, केला, कटहर, क्या होना चाहिए दो गो? कि गर्लफ्रेंड होना चाहिए दो गो जी। ठीक है, तो चर होना चाहिए दो गो। तो आपने चर के बारे में पढ़ रखा है। चर क्या होता है? चर वह वैल्यू होती है जो हमेशा बदलते रहती है। मतलब ये वास्तविक संख्या के साथ जब ये मिलती है तो वास्तविक संख्या का भी ये मान बदल देती है। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए से लेके जेड तक के लेटर में, कुछ भी ए बी सी डी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, मतलब पावर भी इसके साथ इंक्लूड होता है। पावर इसलिए मैं बता रहा हूँ, घात इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपने बहुपद चैप्टर में ये पढ़ रखा है ना। तो देखिए क्या है ना कि चलिए अगर दो चर की बात होगी, अगर हम एक्स लिए हैं तो दूसरा क्या वाई होगा, यानी ये दोनों रहेंगे। दो चर वाला रैखिक समीकरण में अगर x रहेंगे तो y भी रहेंगे, p रहेंगे तो q रहेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है, x रहेंगे तो t भी रह सकते हैं, लेकिन x y थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है, बचपन से इसका यूज टू है, तो इसीलिए हम इसको x y ही रखते हैं। तो x y हमारा चर है, आपका a b भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रैखिक क्या होता है? रैखिक क्या होता है? रैखिक का मतलब आपने रैखिक बहुपद द्विघात बहुपद में भी रैखिक के बारे में पढ़ा। रैखिक का मतलब हुआ अधिकतम पावर 1, यानी अधिकतम घात 1, अधिकतम घात 1। यानी रैखिक का मतलब हुआ ये जो एक्स वाई का जो घात होगा। और इस चैप्टर में चाहे बहुपद हो या रैखिक समीकरण का चैप्टर हो, तो आपको अगर कोई घात के बारे में पूछे तो घात मतलब कोई वास्तविक संख्या पे घात नहीं, वो चर के घात के बारे में बोल रहा है। तो यानी अधिकतम किसका घात? चर का। चर का अधिकतम घात 1 होना चाहिए। यानी सबसे बड़ा अब टेंशन खत्म हुआ कि ना इसमें रूट फुट का झमेला पड़ेगा, ना स्क्वायर क्यूब घन वन का कोई मतलब नहीं पड़ने वाला है। दूसरी चीज है, लास्ट जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, समीकरण। समीकरण का क्या मतलब हुआ? ठीक है, ये तो 10th वाली बात थी, इसको मिटा देते। समीकरण का मतलब हुआ दोनों तरफ कुछ ना कुछ हो और बीच में बराबर हो। तो दोनों तरफ कुछ ना कुछ हो तो क्या हो? एक तरफ LHS हो, यानी लेफ्ट हैंड साइड, कुछ अंक होंगे, कुछ पद होंगे, और RHS में अगर सब चीज को RHS से इधर लेके चले आए तो फाइनली कुछ बचे ना बचे, इसके बाद आखिर में 0 बचेगा। तो यानी सीधी समझ लेना है आपको, एक लाइन में समझना है कि सिर्फ बीच में बराबर रहे, चाहे उधर 0 रहे या कुछ भी रहे, अगर सब संख्या को इधर लेके आ जाएंगे ना तो 0 होगा। तो सबसे पहले हम दो चर वाले से पहले मैं आपको जैसे एक चर वाला बता दूं, एक चर वाला समीकरण कैसे बनता है। सिर्फ बराबर के बाद 0 डाल दीजिए, यानी बीच में बराबर का चिन्ह दे दीजिए, LHS RHS बना लीजिए उसको, आपका जो है वही आपका समीकरण है। तो हम एक चर वाला में पहले चलते हैं। ठीक है, एक चर वाला रैखिक समीकरण, ये 8वें क्लास में आपने पढ़ा होगा। मान लीजिए 4x + 3 = 0 है। ठीक है, चलिए अभी 4x + 3 = 0 हम नहीं करते हैं, है ना। 4x = -3 कर देते हैं। देखिए बीच में बराबर का चिन्ह है, बीच में बराबर का चिन्ह है, यानी एक तरफ हमारा क्या हो गया? LHS हुआ और दूसरे तरफ RHS हुआ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? हम -3 को इधर लाते हैं। ठीक है, आपको पता है कि समीकरण के दोनों तरफ, यानी अगर ये बराबर का चिन्ह हम दे दिए, एक तरफ अगर LHS है और दूसरी तरफ RHS है, इस बात को आज कान की ढक्कन खोलकर सुन लीजिए। अगर समान संख्या से जोड़ दीजिए
तो दोनों तरफ जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समान संख्या से घटा दीजिए यानी इक्वल नंबर से घटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समान संख्या से गुना कर दीजिए दोनों तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भागा कर दीजिए, कोई फर्क, मतलब जो काम हम एलएचएस में करेंगे वो काम अगर आरएचएस में यानी दाहिने साइड जब करेंगे तो हमको कोई परेशानी नहीं होगी या ना ही उस समीकरण पर कोई फर्क पड़ेगा। उसका हम एग्जांपल दे देते हैं। जैसे 4x इक्वल टू आपका हो गया -3, ठीक है। अब -3 को जब हम इधर लाते हैं तो अंतिम में कुछ बचे ना बचे, -3 जब एलएचएस में आता है तो अपना चिन्ह को चेंज करते हुए आता है। जब कोई अपना सीमा पार करता है तो अपनी औकात को चेंज कर लेता है, अपनी जात को चेंज कर लेता है ना। ये चिन्ह जात होता है, सीधे बात समझ लिए, कास्ट, सरनेम, है ना। -3 इधर गया, हो गया +3। जब बीच में अभी भी बराबर का चिन्ह दे रहे हैं तो ये हमारा 0 देना होगा। तो यही समीकरण है। अब समीकरण में रैखिक है कि नहीं ये देखिए। चर तो एक ही है इसमें, ये एक चर वाला है। चर का एगो है, एगो चर है। चर की संख्या पहले ये देखिए, चर की संख्या कितनी है ये देखिए, ध्यान दीजिए। x है तो x8 है इसमें, तो चर की संख्या आपकी क्या हो गई, 1 हो गई। अब पूछेंगे कि सभी चर का घात, तो एक गो चर है, हाँ, तो चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात बोलिए, पावर बोलिए, लेकिन घात टर्म अच्छा लगता है, 1 है। तो एक घात वाले को रैखिक कहते हैं। एक घात वाले जब है तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, रैखिक समीकरण। समीकरण क्यों बोले, समीकरण इसलिए बोले कि बीच में बराबर लग गया, एलएचएस आरएचएस हो गया। और रैखिक इसीलिए बोले कि चर का घात कितना है, 1 है। और कै गो चर वाला है, तो एक घात, चर की संख्या 1 है, तो हम इसको एक चर वाला रैखिक समीकरण हम बोल सकते हैं। एक चर वाला रैखिक समीकरण हम बोल सकते हैं। तो आपने जब 4x + 3 = 0 को एक चर वाला रैखिक समीकरण बोला तो आप 4x + 5y = 8 को क्या बोलेंगे। तो देखिए चर कै गो है, चर को गिनिए, चर 1 2 यानी 2 चर वाला। चर का घात देखिए कै गो है, चर का घात इसका भी 1, इसका भी 1, तो यानी 1 है। अधिकतम 1 वाले को रैखिक कहते हैं। तो ये क्या हो गया, 2 चर वाला 1 घात है तो रैखिक। तो हम इसको लिखते चलिए, 2 चर वाला, ठीक है। अब रैखिक है क्योंकि 1 पावर है, हम लिख लेंगे इसको रैखिक। अब दूसरी चीज है, बराबर बीच में लग गया है ना, बराबर बीच में लग गया यानी एलएचएस और आरएचएस है, तो ये समीकरण होगा। तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण। भाई यही तो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, 2 चर वाला रैखिक समीकरण। यानी आशा करते हैं कि आप लोग समझ चुके हैं इसको, ठीक है। तो इसको देखिए, आप बोलिएगा नहीं सर बराबर के बाद 0 कहाँ आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बाबू। 4x + 5y, 8 को जब आप एलएचएस में लाइएगा तो -8 करेंगे और ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझने के बाद हम लोग ये समझते हैं कि भैया ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है। मानक रूप मतलब कहीं भी एक क्या चालू हो सकती है, स्टैंडर्ड फॉर्म। मानक रूप कैसे जानेंगे ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, कोई ना कोई क्राइटेरिया तो देना होगा ना। कोई ना कोई क्राइटेरिया के लिए ये आप बोल्ड अक्षर में लिख लीजिए, ax + by + c = 0, यानी ax + by + c = 0। तो आप कहिएगा सर इसमें तो सब हमको चरे दिख रहा है। अरे नहीं बउआ, इसमें सिर्फ x और y चर है, बाकी a b c अचर है। तो यहाँ हम लिख देते हैं, जहां a b c सभी वास्तविक संख्या है। सभी क्या है आपके, वास्तविक संख्या। अब आप उसमें से कोई एगो जो है ना खुराफात टाइप का ब्रेन का लड़का पूछिएगा, है सर 0 भी तो वास्तविक संख्या है। अरे ठीक है, जब तुम ये बात का याद दिलाइए दिए, हाँ, तो a और b सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए। a और b वेयर, जहां सिर्फ क्या नहीं होनी चाहिए आपको, a = नॉट 0, b भी = नॉट 0। c को 0 कर सकते हैं, आपका मन है कर दीजिए। तो इस आधार पर हम 2 चर वाला रैखिक समीकरण का हम परिभाषा दे सकते हैं कि जिस समीकरण को उसके मानक रूप ax + by + c = 0 के रूप में लिख सके, जहां
ए बी सिर्फ जीरो नहीं हो, ए बी जीरो के बराबर नहीं हो, उसे ही हम दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। तो उसके आधार पर चलिए हम कुछ सवाल को सॉल्व करें। अगर ये सवाल सॉल्व कर लीजिएगा तो 4.1 का जो है ना सब सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, हाँ, नीचे दिए गए समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखिए। तो जाएगो समीकरण आपको दिख रहा है ना, उसको क्या लिखना है जी, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखना है, और थोड़ी कुछ करना है। और प्रत्येक स्थिति में आपको उसके ए बी और सी का मान बताना है। कहिएगा सर ए बी सी क्या होता है, यहाँ देखो ए बी सी क्या होता है। इसमें चर कौन है, इसमें चर आपका x है और कौन है, y है। बाकी जो यहाँ पे अचर बचता है यानी वास्तविक संख्या, यानी यहाँ पे जो भी बचेगा वही तो आपका a, यानी x वाले के साथ a, y वाले के साथ b, और जो अस्कर रह गया, अकेला रह गया, वो हो गया आपका c। तो ऐसे समझिए, देखिए इसको पहले हम इस फॉर्म में ले आते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में ले आते हैं। 2x है प्लस 3y है, रहने दीजिए। 4.37 को इधर लाइए तो क्या होगा, -4.37 इक्वल टू हो गया 0। आपका देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में आ गया आपका ये नहीं सर यहाँ तो माइनस है, भैया यहाँ प्लस सी है, लेकिन 4.37 जो माइनस में है तो वो वाला प्लस और माइनस गुना होकर यहाँ पे -4.37 आ गया। देखिए वो भी कैसे, तो हम इसका एक स्टेप हम फॉरवर्ड ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे देखिए 2x यानी ax प्लस क्या है by, तो प्लस चलिए by है, प्लस c है, तो प्लस सी के जगह पे हमारा c कितना है, -4.37 था, इसीलिए हमने इसको डायरेक्ट माइनस प्लस माइनस कर दिया। तो फिर से हम लिख देते हैं समझने के लिए आपको, 2x प्लस 3y -4.37। तो अभी जस्ट हमने बताया कि आपको a, b और c का मान कैसे निकालना है, a, b और c का। जिसके साथ x लगा हुआ है, जिसके साथ x लगा हुआ है वो आपका a है। देखिए तो भैया किसके साथ, 2 के साथ ना x लगा हुआ है, तो x आपका हो गया a कितना हो गया 2। y जिसके साथ लगा वो आपका b है, तो y 3 के साथ लगा है। याद रखिए इसका साइन प्लस है इसलिए हम लिख नहीं रहे, लेकिन c अकेला कौन रह गया ये बताइए आप, -4.37 रह गया ना, तो -4.37 आपका c हो गया। ठीक इसी तरह से चलिए अब जल्दी जल्दी इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो x माइनस, अब इसको पहले इधर लाइए क्योंकि ax प्लस बी वाई के फॉर्म में लाना था, तो इसको जब पूरा को इधर लाइएगा y वाले को, तो -3y हो जाएंगे, -√3y हो जाएंगे, इक्वल टू क्या होंगे, -4 तो यहाँ रहेंगे ही रहेंगे, इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई माइनस सी के फॉर्म में आ गया, प्लस सी के फॉर्म में आ गया, a b c निकाल लीजिए। a यहाँ पे 1 है, चलिए 1, b आपका √3 है, c आपका -4 है। चलिए इसके फॉर्म में चलते हैं, 2x इक्वल टू y है, तो 2x y को अगर इधर लाए तो -y इक्वल टू 0। सिर्फ आपका क्या बोला गया था, a b 0 नहीं होनी चाहिए, बस a कितना है 2, b नहीं कुछ है तो यहाँ पे 1 है इसके गुणांक में, तो -1। c तो दिया हुआ ही नहीं है, जब नहीं दिया हुआ है तो हम इसको 0 समझ के चलेंगे। तो चलिए वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जो शब्द वाला जो प्रॉब्लम होता है उसमें बहुत बच्चे फंसते हैं, ठीक है। और आज मैं एक ऐसी ट्रिक आपको देने वाला हूं, ऐसा आपका जो है ब्रेन का न्यूरॉन को खोलने वाला हूं, ठीक है। कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी किसी भी तरह के वर्ड प्रॉब्लम वाले सवाल में, जहां आपको क्या किसको x माने सर, किसको y माने, एक आयत की परिमिति इतनी दी हुई है, चौड़ाई इतनी दी हुई है, लंबाई कैसे निकालेंगे सर। आज आप एक कॉन्सेप्ट, एक जग और 2 ग्लास वाला सीख जाइए, फिर जिंदगी में कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। कैसे सीखना है देखिए, अभी पहले एक सवाल को हम देते हैं, सवाल को हम बनाते हैं, फिर उसके बाद इस पर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। नोटबुक मतलब वही कॉपी जिसपे आप लिखते हैं, नोटबुक, हाँ। इस कथन को निरूपित करने के लिए, मतलब इस कथन को प्रदर्शित करने के लिए, दिखाने के लिए आप रैखिक समीकरण लिखिए 2 चर वाला।
तो जिसमें आपको तो खैर संकेत में दे दिया है आपके बुक में कि मान लीजिए नोटबुक की कीमत x और कलम की कीमत y रुपया है। ठीक है, देखिए ये सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। हम नोटबुक की कीमत को x मान लिए, कलम की कीमत को y मान लिए, जो कि उन्होंने संकेत में बताया। तो देखिए नोटबुक एक तरफ और कलम हमने एक तरफ बना दिया है। हाँ, आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझाने के लिए। तो देखिए क्या है ना, नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है, तो सस्ता कौन है? ये है ना। छोटा कौन है? ये है ना। और कलम कौन है? कि ये जो है इसका दोगुना है। अगर मान लीजिए ये 1 रुपया का है तो ये 2 रुपया का होगा। ये अगर 5 रुपया का है तो ये 10 रुपया का है। ये अगर 20 रुपया का है तो ये 40 रुपया का है। लेकिन अभी पता नहीं है हमको, क्योंकि चर एक अनजान राशि है। चर एक अनजान राशि है जिसका मान बदलते रहता है। अनजान राशि है मतलब हमको कोई पता नहीं एक्चुअल, लेकिन ये बस जानते हैं कि जितना कलम का कीमत होगा नोटबुक का कीमत क्या होगा, उससे दोगुना होगा। तो हम यहाँ पे x बराबर y कर देते हैं, क्योंकि समीकरण में यही बोला जाता है कि एक दूसरे को आप क्या करिए, बराबर करिए, तब वो जाके समीकरण संतुष्ट होता है। आप कहिएगा ये सर ये कैसे होगा, आप 5 रुपया ये इसका दाम है, 10 रुपया इसका दाम है, कैसे बराबर करेंगे? कुछ मत करिए, इसमें आप 2 से गुना कर दीजिए ना। इसमें आप 2 से गुना कर दीजिएगा तो आप देखिए पहले ये 5 रुपया का था, आप 5 बराबर 10 नहीं हुआ, लेकिन 5 में 2 गुना कर दिए तब तो बराबर होगा 10 का ना। अनजान राशि आप कर ही सकते हैं। आप बोलिएगा ये सर काहे हम कर देंगे। एक छोटा सा एग्जांपल, अब मेरा जग गिलास वाला समझिए। ये एक गिलास है जिसमें फुल पानी है, ये एक गिलास है जिसमें पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है, पूरा का पानी पूरा का पूरा पूरा का पूरा पूरा का पूरा पानी भरा है। क्योंकि रैखिक समीकरण चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बीच में बराबर का चिन्ह जरूर होगा, बीच में बराबर का चिन्ह होगा तो दोनों गिलास के बीच में। लेकिन ये गिलास आधा है। अब देखिए ये गिलास आधा है, इसमें पानी आधा है हमारा, ये लेकिन पानी पूरा फुल है, अब इससे ज़्यादा इसमें नहीं जा सकता है। अब हम बोलेंगे कि नहीं दोनों गिलास को तुम बराबर करो, जो कि रैखिक समीकरण में बोला जाता है। समीकरण का मतलब ही होता है बराबर करो। हाँ, तो जब ये बराबर करने के लिए आपको ये बोला तो आपके पास 2 रास्ता है। पहला रास्ता क्या है कि ये जो है आपका गिलास जो आपको दिख रहा है, इस गिलास से उसमें पानी डाल दीजिए, है ना। लेकिन फिर भी कहिएगा ना कितनों ऐसे ऐसे करते रहिएगा तो बराबर नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन जो सबसे इजी ऑप्शन लगेगा, हाँ, कि ये जग है, जग से इसमें पूरा पानी फुल कर दीजिए। ये जग है, जग से क्या कीजिए, जिस गिलास में पानी कम है उस गिलास में आप पानी को फुल कर दीजिए। ये दूसरा ऑप्शन था। तीसरा ऑप्शन क्या था कि देखिए 3 ऑप्शन देते थे, 1 2 3। तीसरा ऑप्शन भी हम पहले बता देते हैं आपको। तीसरा ऑप्शन कहते हैं कि नहीं दोनों को गिलास को ना बराबर करना, थोड़ी कह रहे हैं कि पानी भरा हुआ ही होना चाहिए, तो इस गिलास से उल्टा दीजिए उतना पानी को गिरा दीजिए उतना। आप बताइए तीनों में आपको कौन सा आसान लगेगा? क्या इस गिलास का पानी इस गिलास में देकर बराबर करना आसान लगेगा? हालांकि वो नियम नहीं लागू होता है, ये वाला एक गिलास से दूसरे गिलास में देने वाला नियम, है ना। चलिए दूसरा नियम क्या है कि ये बाहर से कहीं से जग लाएंगे, एक जग पानी इसमें उड़ेल देंगे, बराबर हो जाएगा। कितना आसान है। और तीसरा काम आपको करना था क्या कि ये पानी को उल्टा के फेंक देना है। हमको लगता है आप ये जग से डालने वाला प्रीफर करेंगे। कौन सा रिफर करेंगे आप मेरे कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो वही काम अब यहाँ हमने किया कि देखिए ये नोटबुक को सबसे जो छोटा गिलास था, नोटबुक भरा हुआ यानी सबसे बड़ा है तो भरा हुआ गिलास समझिए, और इसको आप खाली गिलास समझिए। कितना कम था? 2 गुना कम था ना, बराबर था ना। बराबर करने के लिए हमको 2 से गुना करना पड़ा। क्या बोला? एक नोटबुक की कीमत यानी इसकी कीमत जो है कलम की कीमत से क्या है, 2 गुनी है। तो कलम का कीमत जितना है उसको 2 गुना कर देंगे, बराबर हो जाएगा। या आप इसमें से 2 से भागा भी कर सकते हैं, यानी ये उल्टाने वाला जो काम हम बताए, या तो x = 2y आप लिख सकते हैं, ठीक है, या नहीं तो x बराबर y। अगर दूसरे केस में हम करें x बराबर y करें तो आप बोलिएगा नहीं सर हम पानी नहीं डालेंगे जग से, हैं हम काहे दूसरा जग खर्चा करेंगे। तो आप कोई बात नहीं भैया, इससे तो पानी उल्टा सकते हो ना। कितना उल्टाओगे? x/2 उल्टाओगे। बात तो फिर वहीं ना जाके घुमा फिरा के, वाह। इसको भी आप सॉल्व कीजिए। इधर भी भिन्न में है, इधर भिन्न में, कोना कोनी गुना करिए। x × 1x 2 × y 2y, x - 2y = 0, x - 2y = 0।
क्या लग रहा है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में आ गया। ये तो बहुत आसान था, ऐसे ही 2y को इधर लाइए -2y, नहीं कुछ है, यहाँ पे 0 बचा, x - 2y = 0। इस तरह से आप इस सवाल को सॉल्व भी कर सकते हैं। बाकी इस तरह से जितने भी सवाल होंगे उसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समीकरण का हल। तो देखिए समीकरण का हल में हम लोगों को करना क्या होता है, समीकरण का हल सबसे पहले जानना होगा हम लोगों को कि हल कहते किसको हैं। वो जोतने वाला हल थोड़ी ना, हल कहते किसको हैं कि चर का वह मान, चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट कर दे, हैं, समीकरण को संतुष्ट कर दे। चलिए चलते हैं, देखते हैं समीकरण को कैसे संतुष्ट करता है। अब एक बात बताइए, इसमें एक ही चर है, ये एक चर वाला समीकरण दिए हैं और ये आपको दो चर वाला रैखिक समीकरण दिए हैं, ठीक है, ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अब देखिए इसको चर का कोई मान हम रखते हैं और संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। अगर हम एक चर का मान हम 0 रख दिए, चर का मान हमने क्या रखा, 0 रखा, तो 4 × 0 क्या 8 होगा? नहीं होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो चलिए ये अटेम्प्ट हमारा गलत हो गया, ये संतुष्ट नहीं कर पाया, संतुष्ट नहीं कर पाया किसको, इस रैखिक समीकरण को। जब ये संतुष्ट नहीं कर पाया तो हम ये कह सकते हैं कि ये 0 जो है इस समीकरण का हल नहीं है, हाँ, हल नहीं है, मतलब इस झगड़ा का कोई इलाज नहीं है। देखते हैं कौन और इलाज करता है। 4x = 8 है। अब x का मान हम लोग चलिए मान लेते हैं 1 होगा, 1 रख लेते हैं, = 8, 4 × 1 4 = 8 होगा क्या? ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब देखिए 4x = 8 है, x का मान आप 2 रख के देखिए, 4 दूनी 8 = 8, और 8 = 8 हो गया। तो यानी ये 2 ने क्या किया, संतुष्ट कर दिया समीकरण को। 2 ने क्या किया, इस समीकरण को संतुष्ट कर दिया। तो इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि ये 2 जो है इस रैखिक समीकरण का हल है। लेकिन अगर एक चर वाला रैखिक समीकरण की बात करिए तो मात्र एक ही हल निकलेगा। अब 2 चर वाला में टेस्ट करते हैं काय वो हल निकल सकता है। हाँ देखिए x प्लस, चलिए एक बार जो है ना, देखिए रेंडमली आप अपना वैल्यू आप अपने मन से रख सकते हैं। चलिए हम x का मान और y का मान हम रखते हैं, ठीक है। सब केसेस में देखिए क्या होता है, अपने मन से रखते हैं। चलिए हम 1 और 2 रखें, देखते रख के। इस जगह 1 2 का मतलब समझिए कि ये निर्देशांक ज्यामिति में जैसे पहले x बाद में y लिखा जाता है। आपने पढ़ा है, वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप जरूर वो वीडियो को देखिए, बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं, ठीक है। तो ये x है आपका, ये x निर्देशांक है, ये y है, 1 और 2, यानी x की वैल्यू बोल रहा है आपको 1 लेने, तो x के जगह पे हमने 1 लिया, और y की वैल्यू बोल रहा है 2 लेने, तो y के जगह पे हमने 2 लिया। देखते हैं 6 होता है कि नहीं। 1 + 2 2 = 4, अरे भाई नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना। तो ये यानी कि 1 और 2 जो है इस समीकरण का हल नहीं है। देखते हैं समीकरण का हल कौन कौन हो सकता है। तो चलिए हम 2 और 2 लेके देखते हैं, ठीक है। x के जगह हमने क्या किया, 2 लिखा ना x के जगह। इस x के जगह हमने क्या किया, ये 2 को रखा, फिर प्लस का साइन है तो हमने प्लस का साइन लगाया, फिर ये 2 है तो रहने देते हैं 2, और y के जगह हमने क्या किया, 2 दिया। तब देखते हैं क्या होता है। 2 + 2 2 = 4, 2 दूनी 4, 6, 4 2 6 = 6, यानी ये 2 2 जो है क्या हुआ, समीकरण को संतुष्ट कर दिया, ठीक है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं। 2 2 के जगह हम एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की 3, ठीक है, और एक बार हम जो है 6 0 ले लेते हैं, एक बार हम 4 और 1 ले लेते हैं। देखिए कैसे, x की वैल्यू 0 है, 0 + 3 दूनी 6 = 6, तो 6 = 6, ये इन्होंने भी क्या किया, संतुष्ट कर दिया। चलिए x का मान हम लोग क्या लेते हैं अब 6, और y का मान बोल रहा है 0, तो 2 × 0 क्या हो जाएगा, 0 = 6, यानी 6 = 6, ये भी इन्होंने क्या किया, संतुष्ट कर दिया। अब एक बार 4 और 1 को भी देख ही लेते हैं, ठीक है। x का मान हमने 4 रखा, x का मान हमने 4 रखा, 2 का मान y का मान हमने 1 रखा, यहाँ पे देखिए, तो 2 × 1 2,
यानी 6 बराबर 6। तो यानी 4 1 ने भी क्या किया, इसको संतुष्ट कर दिया। ध्यान देने वाली बात है कि एक चर वाला रैखिक समीकरण का एक ही हल था, लेकिन दो चर वाला रैखिक समीकरण का अपरिमित रूप से, जतना लीजिए, हाँ, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। तो जब अनेक हल होते हैं तो सर ये कैसे निकाले, आप तो जादू से तो नहीं निकाल दिए, हाँ, कि इधर उधर से निकाल दिए। अब हम लोग चलते कि हल को कैसे निकाला जाए। तो यदि आपको अगर कोई पूछे कि भैया दो चर वाले रैखिक समीकरण का कितना हल, तो आप क्या बोलेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। लेकिन बोलेगा नहीं, दो चार पांच को हल निकाल के दिखाइए, तो ठीक है, अनेक हल होता है, निकाल के दिखाइए। तो हाँ, तो क्या करिएगा, देखिए x + 2y दोनों में से कोई एक चर को पकड़ लीजिएगा, जिसमें आपको सहूलियत लगे वही पकड़िएगा। हमको देखिए x को पकड़ने में बहुत ज्यादा सहूलियत हो रही है, इसलिए हम पकड़े हैं। x को पकड़ के रखे, बाकी सबको RHS में भेज देंगे। 2y को हम इधर भेजे, -2y हो गया। अब जो x का मान है हमारा किसके बराबर हो गया, 6 - 2y का। तो इसी तरह एक बक्सा बना लीजिएगा, डब्बा बना लीजिएगा, xy लिख दीजिएगा, ठीक। अब आप y का मान कुछ भी रखिए, x का मान खुद ब खुद निकल जाएगा। अपने मन से हम y का मान 1 रख रहे हैं, अपने मन से y का मान 1, अपने मन से y का मान हम 3, अपने मन से 2, चलिए 2 3 नहीं, चलिए 1 3 और 5 रख देते हैं, ठीक है। 1 3 और 5 थोड़ा सा रेंडमली रहता है तो अच्छा लगता है, अल्टरनेट, है ना। देखिए हमने क्या किया, y का मान 1 रखा, तो देखते हैं 6 - 2 × 1 कितना हुआ, 6 - 2 हमारा 4 आया। तो यानी x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो यानी एक हल हमारा क्या हुआ, 1 और 4 नहीं, 4 और 1, सॉरी 4 और 1। हल को इस तरह से दिखाया जाता है। एक हल हमारा ये हुआ। x = 6 - 2y फिर से लिखते हैं, और हमने क्या किया, y का मान 3 मान लिया। 6 - 2 × 3 0। तो आपका क्या है, जब आपने y का मान 3 रखा तो x का मान 0 हो गया। तो यानी इसका आप जो है हल एक 0 और 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा चीज, ये डब्बा क्यों बनाए हैं, इसी में हम लोग ना एक तीर दो निशाना कर देंगे, फटाक से रैखिक समीकरण का जो है ना, वो जो ग्राफ होता है वो भी बना देंगे, ठीक। अब देखिए x = 6 - 2y है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 - 2y है, तो 5 दूनी 10, y का मान आपने कितना रखा, 5, तो 2 × 5, तो 6 - 10 बराबर हो गया -4। 5 दूनी 10, 10 में से 6 गया 4, यानी ये बड़ा वाला है तो इसका पावर, इसका जो है चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा, तो -4 आया। तो चलिए, अगर इसी को अगर आपको बोलेगा कि ग्राफीय विधि से सॉल्व कीजिए, यानी ग्राफ पेपर पर सॉल्व कीजिए, कुछ नहीं करना है, एगो ग्राफ बना देना है। तो चलिए भाइयों, आपने हल तो निकाल लिया था, उसी हल के आधार पर हम ना क्या करते हैं, एक बक्सा बना दिए, x को बक्सा में और y को बक्सा में हम रख दिए। हमने ग्राफ पेपर पे ग्राफ भी खींच लिया, x अक्ष और y अक्ष बनाया है। आप पिछला चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति का जरूर देख लें, बस 15-20 मिनट का वीडियो होगा और आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, अगर आप नहीं देखें ग्राफ पेपर पर कैसे सॉल्व किया जाएगा तो, ठीक है। अब देखिए x के तरफ कितना, x में 4 है, तो आप जान रहे हैं धनात्मक पूर्णांक इधर, ऋणात्मक इधर, धनात्मक ऊपर y एक्सिस पे और ऋणात्मक नीचे जाता है। x हमारा 4 है, तो पहले आप यहाँ पे अपना एक जो पेंसिल होगा ना, पेंसिल को आप यहाँ पे रखिए। पहले x 4 है तो 4 के तरफ जाइए, फिर यहाँ भी रखिए, अभी कुछ मत करिए। अब ऊपर आपको 1 के तरफ जाना है, यानी y ऊपर की ओर जाता है, तो आपका यहाँ पे चले गए, ठीक है। इस बिंदु का नाम आपने क्या रखना है, आपको 4 और 1। इसका आपने क्या रख दिया, 4 और 1 रख दिया। दूसरा क्या है, और y की वैल्यू 3 है, पहले ये देख लेते हैं हम लोग। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, तो यानी यहीं से हम उठ के यहाँ गए, x 0 तो हमारा इसी जगह पे रहता है। अब x की वैल्यू -4 है, तो x की वैल्यू यहाँ पे है -4, और y की वैल्यू उठ के चले जाएंगे कहाँ, y की वैल्यू कहाँ, यहाँ पे 5 पे चले जाएंगे, ठीक है। और आँख बंद करके कुछ मत करिए, कुछ नहीं करना है, इस तीनों बिंदु को मिला देना है। इसका निर्देशांक क्या था, 0 और 3, ठीक है। इसका क्या था, -4 और 5,
बस आपका ग्राफिया विधि से सॉल्व हो गया। तो कोई भी तरह का दिक्कत हो इस चैप्टर में आप कमेंट कर सकते हैं। और आज क्योंकि हमारी तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ा सा एनर्जेटिक नहीं लग रहा हूं मैं, मुझे भी पता है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, कंटेंट मैंने आपको फुल दिया।